अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे आप सब ठीक है? बेटा आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो हमने निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो एयर हमारे पास क्या है, एक मीडियम के तौर पर यूज हो रहा है। अगर एयर मीडियम है तो मीडियम के पास दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज सर उसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए और दूसरी बेटा क्या होनी चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। क्लियर होगी बात? तो हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं एयर के मॉलिक्यूल में क्या होना शुरू हो जाता है, ऑसिलेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और ये ऑसिलेशन किस टाइप की बनती है इसको हम समझते हैं। तो जब मैं बोलता हूं, मैं फोर्स पर यूनिट एरिया जब अप्लाई करता हूं इनके ऊपर, तो बेटा इनके मॉलिक्यूल बेटा क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से क्लोज होने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये क्लोज होंगे तो आप कहेंगे सर इनके अंदर कंप्रेशन बनना शुरू हो गया। ये कंप्रेशन आगे जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन। और फिर ये वाला जो कंप्रेशन है आगे जाएगा और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन। और यही रेयरफैक्शन की वजह से दोबारा यहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेशन। तो हम देखते हैं कि जब जब हम बोलते हैं ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं और यही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बेटा क्या करते हैं, आगे की तरफ ट्रेवल होते हैं। तो जो हमारे पास एक फार्मूला बनाया गया वो क्या बनाया गया, V इज इक्वल टू रो ओवर E ओवर रो। तो इसमें जो हमारे पास E है वो क्या होती है, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। और जो हमारे पास रो होता है वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एयर। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जाहिर सी बात है मीडियम के अंदर ये प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। और जो V हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कर मेजर किया गया वो कितना था, 332 मीटर पर सेकंड। तो अब हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ एयर का हमें पता है कि सर वो कितनी होती है, 1.29 किलोग्राम मीटर क्यूब। और ये बल्क मॉडुलस कितना होता है, इसको बेटा हम बल्क मॉडुलस भी कहते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये होता क्या है, तो ये वही होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से ही निकलता है जो आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के बारे में सर हमें इंफॉर्मेशन है, वो तो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो स्ट्रेन होती है वो तो हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। बट हम जानते हैं कि सर एयर के अंदर लेंथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एयर के अंदर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि एयर क्या है, गैस। क्लियर होगी बात? तो जिसकी वजह से हम यहां बल्क मॉडुलस यूज करते हैं ना कि यंग मॉडुलस यूज करते हैं। तो हमारे पास E कितना आ गया, आप कहेंगे कि सर फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस और चेंज इन वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, डेल V डिवाइड बाय V। तो डेल V डिवाइड बाय V। हमें पता है कि सर फोर्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे प्रेशर। अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो श्योरली बात है सर प्रेशर के अंदर भी क्या होगा, चेंज। और यही बेटा हमने टर्म निकालनी है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर हमें पता है, ये हम निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे जिससे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब ये दो बंदों ने कर दिया। पहला बंदा कौन था, आप कहेंगे सर न्यूटन। तो हम कहेंगे न्यूटन कॉन्सेप्ट। न्यूटन का क्या ख्याल था, न्यूटन ने कहा जब आप बोलते हैं, बात करते हैं, तो जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस वो कैसे होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं। आइसोथर्मल ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। और जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0। उनके मुताबिक क्या था कि जब आप बोलते हैं तो क्या पैदा होते हैं, कंप्रेशन, फिर क्या बनेंगे, रेयरफैक्शन। तो जब कंप्रेशन बनते हैं आपका बेटा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने से बेटा आपकी हीट क्या हो जाती है, हाई। और रेयरफैक्शन से प्रेशर डिक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, हीट क्या होती है, लो। तो हीट क्या करेगी, हाई से लो की तरफ बेटा ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से बेटा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है।
तो इस इक्वेशन को, मतलब इन प्रोसेस को जो इक्वेशन एक्सप्लेन करती है, तो हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इन प्रोसेस को जो इक्वेशन बताती है वो क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए आपका जब कंप्रेशन हुआ, हम कंप्रेशन को पकड़ते हैं, तो प्रेशर पहले कितना था P, बाद में कितना हो गया डेल P। तो जो न्यू प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, P प्लस डेल P। क्योंकि जब कंप्रेशन होता है, आप बताइए, आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जो न्यू प्रेशर आएगा वो P प्लस डेल P। आपका पहले वॉल्यूम कितना था V, चेंज कितना हुआ डेल V। अब मुझे बताइए जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, आप कहेंगे V माइनस डेल V, क्योंकि आपका वॉल्यूम में क्या हुआ, डिक्रीज। तो हमारे पास PV कितना आ गया, P प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V। ले बेटा जी, ये सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप अच्छे बच्चों की तरह इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं PV। आप देखिए P और P से मल्टीप्लाई खा के क्या हो गया PV, फिर P प्लस माइनस माइनस P डेल V, ठीक है। अब प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया, डेल P किससे मल्टीप्लाई खाएगा, V से मल्टीप्लाई खाएगा। और बताइए प्लस माइनस माइनस डेल P डेल V, ठीक होगी बात। आप कहेंगे सर ये तो कट रहा है, सेम टर्म है, तो आप इसको इधर ले आइए। तो आपके पास यहां आके प्लस हो गया P डेल V इज इक्वल टू डेल P और V। अब बेटा मुझे बताइए, ये देखिए जब प्रेशर के अंदर बहुत थोड़ा चेंज हो रहा है और वॉल्यूम के अंदर बहुत थोड़ा चेंज हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई खा के क्या होगी, बहुत छोटी क्वांटिटी बनेगी। तो हम बेटा इसको क्या कर देते हैं, इसको भगा देते हैं, तो ये निगलेक्ट होगी। तो हमने क्या निकालना है, हमने तो डेल P V डिवाइड बाय डेल V निकालना है। तो इस टर्म को क्या कर देंगे, आप कहेंगे डिवाइड कर दो, डेल P V, और यहां पर डेल V क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमने क्या किया, डेल P V को वैसे रखा और डेल V को डिवाइड कर दिया। और देखिए हम अगर इसको सीधा करके लिखे, डेल P ये ऊपर आ गया, ठीक। तो यही हम निकालने जा रहे थे। तो ये किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आ गया। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर P आ गई। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुट इन 1, पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास P कितना आ गया, सॉरी V कितनी आ गई हमारे पास, E की जगह क्या आ गया P डिवाइड बाय रो। तो प्रेशर जब हम 1 एटमॉस्फेरिक लेंगे, P इज इक्वल टू 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन। जब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया 180 m, और डेंसिटी कितनी होती है 1.29 किलोग्राम मीटर क्यूब। जब हम ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो V कितना आ गया 101 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1.29, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो V की वैल्यू आ जाती है 282 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक्चुअल कितनी थी, V एक्सपेरिमेंटल कितनी थी, तो V एक्सपेरिमेंटल हमारे पास, V एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कितनी थी 332 मीटर पर सेकेंड। और हमने V ऑब्टेन कितनी की, न्यूटन कॉन्सेप्ट से, आप कहेंगे सर 282 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो एरर आएगा वो कितना आएगा, तो हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे आया, हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो वो कितना आ गया 282 डिवाइड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कितना आ गया 84% तक वो ठीक था, यानी 84% तक उसका आंसर ठीक था। कितने परसेंट गलत था, तो आप कहें सर 100 से 84 माइनस करें तो आपके पास कितना आ गया 16%। उसके अंदर बेटा क्या आ गया एरर। और ये एरर किसने खत्म किया, तो आप कहेंगे कि सर उठा एक बंदा जो न्यूटन का ही स्टूडेंट था, जिसको हम क्या कहते हैं लेप्लास, और क्या कहेंगे कोरेक्शन।
अच्छा, तो लेप्लास का मानना यह था कि जब आपके बोलते हैं तो आपके बेटा कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं, ये इतने तेजी से होते हैं कि आपकी हीट ट्रांसफर ही नहीं होती। तो उसने कहा कि भाई ये जो चेंजिंग होती हैं, ये जो चेंजिंग होती हैं ये कैसी होती हैं, एडियाबैटिक। कैसी होती है, एडियाबैटिक। तो जब एडियाबैटिक होती है तो आपके पास चेंज इन एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू 0, और टेम्परेचर जो आपका होता है वो बेटा क्या होता है, नॉट कांस्टेंट। और इन एक्सप्रेशन को, इन प्रोसेस को जो इक्वेशन बताती है वो हमारे पास क्या होती है, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो हमारे पास रो है इसको हम कहते हैं गामा, विच इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो सी पी ओवर सी वी। अभी हम यहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये हमने बेटा जी चैप्टर 11 में पढ़नी है। तो सी पी और सी वी, तो हमारे पास ये कौन सी गैस होती है, एयर। एयर बेटा हमारे पास डाई एटॉमिक गैस है, NiO2 N2O, ठीक। और डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, 1.42, ठीक, ये इसकी वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी तरह बेटा हम सॉल्व करेंगे और E की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आया कि सर पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर पी वी गामा वैसे रहा, वही फार्मूला लगेगा कि आपका प्रेशर में चेंज हुआ, ठीक। तो जो नया प्रेशर आएगा P प्लस डेल पी, और जो वॉल्यूम आएगा V माइनस डेल वी, और उसकी पावर कितनी आ गई, गामा, ठीक। तो यहां से बेटा हमने क्या किया, P प्लस डेल पी वैसे रखा, यहां से गामा पावर V गामा पावर कॉमन लिया, तो यहां 1 माइनस डेल वी डिवाइड बाई वी, और होल की पावर कितनी आ गई, गामा। तो यहां पे क्या है, P गामा, ये बेटा कट गया, तो हमारे पास P कितना आ गया, P प्लस डेल पी और 1 माइनस डेल वी डिवाइड बाय वी की पावर गामा। अब इसको कभी हमने सॉल्व नहीं किया। हम जानते हैं कि सर जब हमारे पास 1 प्लस एक्स उसकी पावर n होती है तो हमारे पास ये बाइनोमियल फंक्शन बनता है। हम क्या लिखते हैं, पहले ऐसे, फिर ये पावर किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आगे बेटा क्या करते हैं, इस पावर में बेटा एक माइनस करते हैं और इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, और यहां पर बेटा हम क्या लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल, और इसी तरह एक फार्मूला बनता है बाइनोमियल का। अब हम इसको बनाते हैं इस तरह, यहां पर 1 वैसे रहा, यहां पर प्लस कर देते हैं, और माइनस डेल वी ओवर वी को मैंने एक्स पुट कर दिया, और पावर कितनी है, गामा। तो देखिए यहां पर 1 वैसे आ गया प्लस, अब देखिए यहां पर बेटा क्या आ गया, गामा, एन की जगह क्या आ गया, गामा, क्योंकि इसकी पावर n थी तो यहां पे पावर कितनी, गामा, तो गामा आ गया यहां पर। अब देखिए गामा के बाद क्या आना है, x, तो x किसके इक्वल है, डेल v ओवर v माइनस डेल v ओवर v। आगे जाकर फिर ये और बनता जाएगा। तो ये जो आगे वाली पावर होती हैं ये हायर ऑर्डर हम बेटा क्या कर देते हैं, निगलेक्ट, क्योंकि वो डेल वी का पावर इंक्रीज होती जाती है, और जितनी ज्यादा डेल वी की पावर इंक्रीज होती जाएगी वो उतनी टर्म छोटी होती जाती है, जिसकी वजह से बेटा हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, और हमारे पास फाइनल क्या आ जाता है, ये हमारे पास इसका ये वाला फार्मूला आ जाता है। तो हम ये वाली वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, P वैसे रहा, P प्लस डेल P वैसे रहा। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, 1 माइनस गामा डेल V ओवर V, ले जी उसकी पावर हमने खत्म कर दी। अब हम इसको लीनियरली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे P। अब देखिए P को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, P। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो P गामा डेल V ओवर V, ठीक हो गया बात। अब देखिए प्लस 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 हो गया, डेल P को 1 से मल्टीप्लाई किया वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, डेल P गामा डेल V ओवर V, ठीक होगी बात। आप देखिए ये सेम टर्म है, कैंसल आउट होगी, ये इधर आके माइनस का हो गया, प्लस माइनस 0, इसको माइनस को मैं इधर ले प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस P गामा डेल V ओवर V, और यहां पर क्या रह गया, डेल P।
अब देखिए जब डेल पी और डेल वी आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि प्रेशर में बड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और वॉल्यूम में भी बड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर बहुत स्मॉल टर्म बन जाएंगी, जिसकी वजह से बेटा हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। तो जैसे ही निगलेक्ट हुई तो हमारे पास यही टर्म बच गई, यानी 1 2 3 4 5 में से कितनी बच गई, 2। एक कैंसिल आउट होगी और तीसरी खत्म होगी, तो हमारे पास बेटा पीछे कितनी बच गई, 2। तो हमने क्या निकालना था, अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं और इसको यहां पे डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या आएगा, पी गामा इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, डेल पी वी, और डिवाइड बाय कितना आ गया, आप कहेंगे डेल वी। और यही हमारे पास किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे सर ई के इक्वल होता है। अब ई की वैल्यू कितनी आ गई, गामा पी, कितनी आ गई, गामा पी। अब ई की पावर हमारे पास कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू गामा पी। अब ई को हमने पुट कर देना है, पुट इन 1, तो हमारे पास v कितना आ गया, आप कहेंगे e की जगह गामा p डिवाइड बाय रो। तो v इज इक्वल टू गामा कितना है, और गामा मैंने लिखा हुआ है बेटा 1.42। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 1.29, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं v कितनी आ जाती है हमारे पास 331 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेम। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया ये कि बेटा क्या आया, एक्यूरेट। तो बिल्कुल ठीक हुआ कि भाई जो लेप्लास ने कहा था वो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी कि जब हम बोलते हैं तो कौन से प्रोसेसेस होते हैं, आप कहेंगे एडियाबैटिक। ठीक होगी बात, तो बेटा कौन से प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक। तो इसलिए जब आप क्लास में शोर करते हैं तो क्या होता है, क्लास का टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि इतनी तेजी से कंप्रेशन और रेरफैक्शन बन रहे होते हैं कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता ही नहीं, और आपके टेम्परेचर का तापमान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड।